स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौनिका अरोड़ा। सुबह के 9 बजे की बड़ी खबरें लेकर हाजिर है हम, और अगले 1 घंटे में आपको दिखाएंगे हर वो बड़ी खबर जिन पर दिन भर आपकी रहेगी नजर। और सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए चुनाव के नतीजों और भारत के लिए उसके मायने की। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश में 20 साल बाद बीएनपी की वापसी हो गई है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी ने 213 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 299 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें बांग्लादेश नेशनल पार्टी 213 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो वहीं जमाते इस्लामी पार्टी को 68 सीटें मिली हैं। जमात के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली एनसीपी को 6 सीटों पर जीत मिली है। जमात के साथ कुल 11 पार्टियों ने गठबंधन किया, तो वहीं निर्दलीय और अन्य को 12 सीटें ही मिल पाई। इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। रहमान ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर उन्हें जीत मिली। रहमान पिछले साल दिसंबर में ही 17 साल बाद देश वापस लौटे। वहीं जमात चीफ शफीकुर रहमान ने ढाका में 15 सीटों से जीत दर्ज की। जमात ने अपनी हार कबूल करते हुए कहा कि उनकी पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में रहेगी। तारिक रहमान के लिए ये बड़ी जीत है, क्योंकि 20 साल से उनकी पार्टी सत्ता से बाहर थी। तो बांग्लादेश में बड़ी जीत बीएनपी को हाथ लगी। 213 सीटों पर जीत दर्ज की। आपको बता दें 350 सीटें हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। 1 सीट पर प्रत्याशी की मौत हो गई थी, तो इसलिए कल 299 सीटों पर बांग्लादेश की जनता ने मतदान किया। और जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं, उन नतीजों में बीएनपी सीधे सीधे किंग मेकर बन चुकी है। अब ये दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जुलाई को लेकर एक सर्वे भी हुआ था, उस सर्वे में भी जो वोटिंग प्रतिशत है वो 73% है। इसके मुताबिक जुलाई चार्टर को अब बीएनपी जब अपना प्रधानमंत्री घोषित करेगी तो उसे लागू करेगी अपनी सरकार के कार्यकाल में। वहीं बीएनपी इस प्रचंड चुनावी जीत का आज जश्न नहीं मनाएगी। इस बात का ऐलान बीएनपी की तरफ से किया गया है। बीएनपी ने एक रिलीज जारी करके बताया कि पार्टी की ओर से कोई जुलूस या जनसभा नहीं होगी। बड़ी जीत पर आज पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की याद में दुआ का आयोजन किया गया। ढाका समेत देश भर की मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद दुआ का आयोजन किया गया। इसे लेकर पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और आम जनता से दुआ में हिस्सा लेने की अपील की गई है। पूरे देश के मंदिरों, गिरजाघरों और जो अन्य प्रार्थना सभा है, वहां पर इसी तरह की प्रार्थनाएं होंगी। तो बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में बीएनपी को जीत हासिल हुई है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने थे, शेख हसीना जब अपने राष्ट्रपति पद से हटी थी, और उसके बाद जिस तरीके से माहौल बांग्लादेश में लगातार बना हुआ था, और खालिदा जिया के बेटे कुछ वक्त पहले विदेश से वापस लौटे थे, और अब उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। 213 सीटों पर बीएनपी ने बढ़त बनाई है। वहीं जमाते इस्लामी महज 74 सीटों पर सिमट कर रहे थे। अब जीत के बाद आज बीएनपी का क्या कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। बीएनपी ने दरअसल प्रचंड जीत का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। कोई जुलूस या जनसभा नहीं निकाली जाएगी। ये सीधे सीधे हाईकमान से फरमान जारी किया गया है। जुमे की नमाज आज होगी, चूंकि शुक्रवार का दिन है। उसके बाद दुआ का आयोजन किया जाएगा। इसी बीच बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया, जिसमें बांग्लादेश फर्स्ट लिखा था। ये पोस्टर एक तरह से बीएनपी के एजेंडे को साफ साफ दर्शाता है। ये वही पोस्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसमें देखिए किस तरह से बीएनपी का जो एजेंडा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, और इसी एजेंडे के तहत बांग्लादेश में बीएनपी को जीत भी मिली है। 213 सीटों पर बीएनपी ने जीत प्राप्त की है। तारिक रहमान की फोटो के साथ इस पोस्टर को जारी किया गया है, जो बीएनपी के अध्यक्ष भी हैं, जिनके नेतृत्व में बांग्लादेश में बीएनपी ने चुनाव लड़ा। अब उम्मीद यह है कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है। तो तारिक रहमान का पीएम बनना तय हो चुका है। सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश कर दिया है। वहीं अगर बात करें तो बीएनपी 213 सीट, जमाते इस्लामी 74 और अन्य को 12 सीटें मिली। तारिक रहमान के हाथों में बांग्लादेश की कमान। 17 साल बाद
धमाकेदार वापसी, दोनों सीटों पर जीत। बीस साल बाद बांग्लादेश की सत्ता पर बीएनपी का डंका। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल चुकी है और इसी के साथ तय हो गया तारिक रहमान का मुस्तकबिल। ये तय हो गया कि तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तारिक ने न केवल बीएनपी को धमाकेदार जीत दिलवाई है, बल्कि उन्होंने ढाका 17 और बोगरा 6 दोनों सीटों से शानदार जीत दर्ज की है। तारिक रहमान की जीत बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। বিজয় উল্লাস করার মধ্য দিয়ে আমরা কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাই না, আর এই বিজয় আমাদের কাছে প্রত্যাশিত ছিল। আমরা নির্বাচনের আগেও এবং নির্বাচনের পরে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে আমরা জনগণের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস দেখেছি এবং যে সমর্থন পেয়েছি, সারা দেশে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেবকে, জনাব তারেক রহমান সাহেবকে দেখার জন্য, ওনার কথা শোনার জন্য সারা রাত ধরে মানুষ অপেক্ষা করেছে, ভোর রাত্র পর্যন্ত। তখনই আমরা মেসেজ পেয়ে গেছি এই দেশের মানুষ কি চায়। সুশাসনের জন্য, যেটা বলা হয় যে গুড গভর্নেন্স এনশিওর করার জন্য একটা শক্তিশালী বিরোধী দল সবসময় জাতীয় সংসদের দরকার, যাতে চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্স থাকে, সেরকম আমরা আশা করি। तारिक रहमान को राजनीति विरासत में मिली है। उनके ऊपर इस राजनीतिक विरासत का सही उत्तराधिकारी साबित होने की चुनौती है। 20 नवंबर 1965 को ढाका में जन्मे तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे हैं। उनके पिता ने बांग्लादेश की आजादी में निर्णायक सैन्य भूमिका निभाई और उन्हें अनाउंसर ऑफ द लिबरेशन भी कहा जाता है। 30 मई 1981 में उनकी हत्या के बाद मां खालिदा ने पार्टी की कमान संभाली और बांग्लादेश की पीएम बनी। अब जिम्मेदारी तारिक रहमान के पास है। तारिक के पास राजनीति का पुराना अनुभव है। हालांकि 2008 में वो तत्कालीन केयरटेकर सरकार को ये भरोसा देकर देश के बाहर गए थे कि वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तारिक को देश छोड़कर जाना पड़ा था। इन 17 सालों में तारिक रहमान भले ही देश से बाहर रहे हों, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधियों में लगातार शामिल होते रहे। लंदन से ही कई बार उन्होंने पार्टी की रैली और बैठकों को संबोधित किया। इस बीच 15 साल तक बांग्लादेश में शेख हसीना का शासन रहा। रहमान को अपनी वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, लेकिन 5 अगस्त को बगावत के बाद शेख हसीना ढाका छोड़कर दिल्ली आ गई और रहमान की वापसी का रास्ता तय हो गया। लेकिन इससे पहले उन्होंने सियासत का अच्छा खासा अनुभव कमा लिया था। रहमान ने ढाका के शाहीन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया। 1980 के दशक में लोकल पॉलिटिक्स में एंट्री ली। बीएनपी के अंदर बड़े पदों तक पहुंचे। खालिदा जिया के शासन में रहमान 2002 में सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी जनरल और 2009 में सीनियर वाइस चेयरमैन बने। 2018 में उन्हें बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया और जनवरी 2026 में पार्टी की कमान पूरी तरह उनके हाथ में आ गई। इन आम चुनावों में रहमान ने पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया, बड़ी बड़ी रैलियां की, देश को नए सपने दिखाए और उसी रणनीति का नतीजा है कि इन चुनावों में रहमान की पार्टी का डंका बज रहा है। तारिक रहमान की नीतियां आने वाले वक्त में भारत के साथ रिश्तों का भविष्य तय करेंगे। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद मोहम्मद यूनुस सरकार के साथ भारत से रिश्तों में ठंडापन रहा है। हालांकि खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद पहुंचे और उन्होंने रहमान को पीएम मोदी की तरफ से शोक संदेश दिया था। रहमान को सीधे तौर पर भारत विरोधी नहीं देखा जाता। रहमान बांग्लादेश फर्स्ट की नीति को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने नारा दिया है, न दिल्ली न पिंडी, सबसे पहले बांग्लादेश। रहमान भारत के साथ टकराव के बजाय सहयोग का रुख रखने के संकेत दे चुके हैं। उनकी शर्त परस्पर सम्मान और समानता पर है। तीस्ता और पद्मा जैसी नदियों के पानी को लेकर रहमान ने बांग्लादेश के उचित हिस्से की मांग की है। शेख हसीना को शरण देने को लेकर रहमान असंतोष जाहिर कर चुके हैं। भारत की चिंताओं को देखते हुए तारिक कह चुके हैं कि उनके नेतृत्व में बांग्लादेश सभी धर्मों के लिए सुरक्षित रहेगा। अपने बयानों में रहमान 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका की सराहना कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 1971 के बिना बांग्लादेश की कल्पना नहीं की जा सकती। रहमान के लिए ताज कांटों भरा है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें बांग्लादेश की उन कट्टरपंथी ताकतों से जूझना है जो इन चुनावों पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं।
उसके बाद सत्ता की स्थिरता उनके लिए दूसरी बड़ी चुनौती बन सकती है। और इसी के साथ साथ जुलाई चार्टर को भी लोगों ने मंजूरी दे दी। इसके तहत बांग्लादेश में व्यापक राजनीतिक और संवैधानिक सुधार का खाका तैयार होगा। इसके पक्ष में 72% लोगों ने वोट डाला है। तो तारिक रहमान जिस तरीके से उनकी पार्टी का डंका बजा है, उन्होंने जनवरी में ही पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कमान संभाली और अब फरवरी में जो चुनाव हुए हैं उसमें उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। हालांकि ये सिंपैथी वोट है। खालिदा जिया के जाने के बाद या फिर बांग्लादेश में जिस तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसके बाद अब तारिक रहमान के अलावा कोई ऑप्शन वहां के लोगों को नहीं दिखाई दिया। हालांकि जिस तरीके से जीत मिली है, एक बड़ी जीत बांग्लादेश में खालिदा जिया के बेटे को मिली है। खालिदा जिया खुद प्रधानमंत्री रही हैं और अब उनके बेटे भी प्रधानमंत्री के पद पर तैनात होने वाले हैं। बांग्लादेश में चुनावी नतीजों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, आपने बांग्लादेश के चुनाव से पहले बांग्लादेश से रिपोर्टिंग की थी, वहां से एक तस्वीर भारत और भारत के दर्शकों तक पहुंचाई थी। कई संसदीय क्षेत्रों को आपने कवर किया था, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं तो आप बताएं कि क्या चुनाव से पहले और चुनाव के बाद वहां किस तरह की लहर दिख रही थी और क्या वही लहर अभी भी बरकरार है बीएनपी वाली? देखिए, इस चुनाव के जो नतीजे हैं इसमें कई तरह के जो फैक्टर है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले से भी इसका अंदाजा था। युवा, महिला, हिंदू, अल्पसंख्यक, ये तीनों ही फैक्टर है बीएनपी की जीत में सबसे बड़े, जिन्होंने पूरी तरीके से अपना जो वोट है बीएनपी को दिया है। इसके अलावा अवामी लीग का वहां बैन होना, यानी कि अवामी लीग ने चुनाव ही नहीं लड़ा और उसका भी पूरा जो वोट है वो बीएनपी को गया। जो लोग ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसी विचारधारा सत्ता में आए जो जमात इस्लामी की विचारधारा है, यानी कि चाहे महिलाओं के खिलाफ का मामला हो, उन पर आरोप लगते रहे कि महिलाओं को आगे वो नहीं आने देती है, तमाम जो चीजें हैं, तो उन लोगों का पूरा वोट बीएनपी को गया। तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था बीएनपी के अलावा। तो जाहिर सी बात है कि बीएनपी को ये बम्पर जीत मिलनी ही थी। हालांकि जो आंकड़ा है वो 200 के पार चला गया है। उम्मीद ये लग रही थी शायद 175 या 200 के दरमियान आंकड़ा रहेगा, लेकिन ये जीत और भी कुछ कहानी बयां करती है इस लिहाज से भी, क्योंकि खालिदा जिया की मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है तारिक रहमान को। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि जीत की बधाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ लिखा है कि ये जो जीत है वो लोगों पर आपका भरोसा दिखाती है। तो ऐसे में देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध अब क्या सुधरेंगे। तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो उनको बधाई दी है, क्या इसके बाद दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से हालात बांग्लादेश और भारत के बीच में चल रहे थे, कोई अच्छी खबरें वहां से नहीं आ रही थी भारत के तौर पर, लेकिन अब क्या ये रिश्ते सुधरने वाले हैं, ये भी अब देखना होगा। क्योंकि शेख हसीना भारत में पहले ही पनाह ले चुकी हैं और उसके बाद जिस तरीके से यूनुस सरकार वहां पर चल रही थी, उनकी जिस तरीके से राजनीति वहां पर हो रही थी, भारत के लिए एक अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब तारिक रहमान से मिले भी थे एस जयशंकर जाकर उनकी माता के निधन पर, और अब देखना होगा कि भारत के लिए बांग्लादेश किस तरीके का रुख अपनाता है, किस तरीके से दोनों के रिश्तों में सुधार होता है। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, देखिए, भारत से भी बधाई संदेश पहुंच चुका है बांग्लादेश और वहां के अब जो कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। ये वो ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम दिखा रहे हैं जो उन्होंने तारिक रहमान को लिखा है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आई कन्वे माई वार्म कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसाइसिव विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन Bangladesh. This victory shows the thirst of the people of Bangladesh in your leadership. सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तारिक रहमान के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह से उनकी लीडरशिप है, उस लीडरशिप से बांग्लादेश के लोगों को बहुत उम्मीद है और उसी उम्मीद का जो भरोसा है वो बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान पर ये भरोसा जताया है। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शोएब, अब तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में क्या हम सुधार देख सकते हैं? भारत के लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगा? देखिए, अगर इतिहास को हम देखते हैं 2001 में जब खालिदा जिया जो तारिक रहमान की मां है वो प्रधानमंत्री बनी थी, उस वक्त भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे और डील करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था बांग्लादेश और भारत को। लेकिन अब चूंकि वक्त बदल चुका है और हमने ये देखा जब खालिदा जिया बीमार थी, उनके बाद उनका निधन हुआ, उनका
तो चाहे हाई कमिश्नर दिल्ली की बात करते हैं जो बांग्लादेश का है, यहाँ पर भी राजनाथ सिंह गए थे और उन्होंने अपनी जो श्रद्धांजलि है वो दी थी। और एस जयशंकर भी बांग्लादेश गए थे, तारिक रहमान से उनकी मुलाकात भी हुई थी। उस वक्त से ही ये लगने लगा था कि एक तरीके से जो रिश्तों में कड़वाहट है वो दूर होगी। अब चूंकि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, वही पार्टी का चेहरा है, चेयरमैन भी है बीएनपी के और खालिदा जिया के बेटे भी है, तो जाहिर सी बात है कि अब उम्मीद यह करनी चाहिए, क्योंकि लंदन वो 17 साल रहे और निर्वासित जीवन उन्होंने जिया है, उनको सजा हुई थी, उसके बाद वो यहाँ से चले गए थे क्योंकि कई कानूनी कार्रवाई उन पर हो रही थी और 17 साल बाद वो कुछ दिनों पहले ही लौटे। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब वो चीजें नहीं होगी। बीएनपी की जो एक सोच पहले रही है और रिश्तों में जो तलखी रही है, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, बांग्लादेश इस बात को समझता है। कई राज्यों की जो सरहद है हजारों किलोमीटर वो बांग्लादेश भारत की मिलती है, व्यापार का क्षेत्र हो या दूसरे तमाम जो क्षेत्र है, भारत और बांग्लादेश महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो नई सरकार बनेगी, इन्हीं उम्मीदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है तारिक रहमान को कि जो रिश्तों में कड़वाहट है जिस तरह की भी वो अब खत्म होगी और दोनों जो पड़ोसी है वो बेहतर तरीके से साथ चलेंगे जिस तरह से पहले भी चलते आए हैं। पिछले 14-15 महीनों की अगर हम बात छोड़ दें, उससे पहले शेख हसीना वहां पर चूंकि प्रधानमंत्री थी, भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। तो ये जो यूनुस सरकार का जो कार्यकाल रहा है, अंतरिम जो सरकार थी यूनुस की, तो यकीनन उस दौरान थोड़ा तलखी भी रही भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में। लेकिन अब चूंकि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनेगी और ये तारिक रहमान उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अब उम्मीद करनी चाहिए कि जो स्थिति है वो अब बदलेगी और रिश्ते अच्छे होंगे। बिल्कुल ये देखना होगा शोएब। लेकिन एक चीज और, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा और जिस तरीके से पिछले दिनों में घटनाएं देखी, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ कई हिंदुओं को टारगेट किया गया, लेकिन क्या अब लोगों का भी मन बदलेगा? जो सरहदें मिलती हैं क्या अब दिल भी मिलेंगे? क्या ऐसी भी संभावना हो सकती है? देखिए, हमने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि बीएनपी की तरफ से और खासतौर पर तारिक रहमान की तरफ से भी उनके तकरीरें जो भाषण रहे चुनाव प्रचार में उनको भी सुना, तो वो यकीनन ये कहते नजर आए कि हर किसी का जो भी अधिकार है उसको सुनिश्चित किया जाएगा हमारी सरकार में। तो एक अपना जो एक लिबरल चेहरा है, सेकुलर जो चेहरा है वो बनाने की कोशिश की। सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ से रखा गया क्योंकि लगातार ये सवाल उठते रहे। इससे पहले जमात और बीएनपी मिलकर एक साथ चुनाव भी लड़ चुकी है, तो कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या जमात और बीएनपी की तो विचारधारा एक जैसी है। तो चुनाव के दौरान हम देखा कि तारिक रहमान उस छवि को बदलते दिखे थे। अब सरकार चूंकि बनने जा रही है, ये निर्धारित हो चला है, आंकड़ा उनके पक्ष में आ गया है, तो यकीनन इन तमाम चीजों को उनको दिखाना भी होगा। और अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे ऑब्जर्वर वहां पर गए हुए, कई देशों के, बहुत सारे देशों की मीडिया इस वक्त ढाका में है, बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में है, तो तमाम लोग इन तमाम चीजों पर नजर भी रख रहे हैं। क्या वाकई जिन चीजों को लेकर प्रचार किया गया बांग्लादेश में चुनाव प्रचार के दौरान, बीएनपी ने जो तमाम चीजें कही, क्या वो तमाम चीजों पर अमल भी करती नजर आएगी? इसके अलावा जहां तक जनमत संग्रह की बात है, उसको भी सपोर्ट मिला है बांग्लादेश की जनता का। तो जो संवैधानिक सुधार की बात थी, जो जुलाई चार्टर में जिन बिंदुओं पर जो भी बातें लिखी गई है, उन तमाम चीजों को भी 180 दिनों के अंदर वो संवैधानिक ढांचों में जो भी बदलाव है वो किया जाएगा और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो 73% समर्थन जुलाई चार्टर को मिला है। संविधान सुधारों के प्रावधानों पर अब काम किया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और खबर दर्शकों को देते हैं। तारिक रहमान की प्रचंड जीत हुई है, 213 सीटों पर कब्जा किया है उनकी पार्टी ने, लेकिन शेख हसीना ने बांग्लादेश में हुए चुनावों को खारिज कर दिया। इन चुनावों को शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने गैर कानूनी बताते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से हस्तक्षेप की अब अपील की है। अवामी लीग का यह कहना है कि ये दिखावटी चुनाव सिर्फ अवामी लीग को बाहर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये चुनाव कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों को बाहर कर रहा है जो कट्टरपंथी विचारधारा का विरोध करती हैं। अवामी लीग का आरोप है कि यूनुस की सरकार से जुड़े लाखों लोग वोटर्स को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें डराने, धमकाने और टॉर्चर करने के लिए सरकार की तरफ से दंगा फसाद का शिकार बनाया जा रहा है। आवामी लीग ने बांग्लादेश में चुनाव को जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की भावना की अवहेलना करार दिया है। शोएब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से शोएब का रुख कर लेते हैं। शोएब, देखिए, जहां बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं, बीएनपी 213 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल कर चुकी है, वहीं शेख हसीना इन चुनावों को फ्रॉड करार दे रही हैं। वो कह रही है कि संविधान की अवहेलना हुई है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय अपीलेट से इस पूरे मामले में इंटरफेयर करने की मांग कर रही है।
बिल्कुल, देखिए कल ही शेख हसीना की तरफ से ये बयान आ गया था शाम के वक्त जब ये चुनाव हुए थे, और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को, जो भी इलेक्शन हुए उसको फर्जी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये संविधान के ही खिलाफ है, और यूनुस सरकार जो अंतरिम सरकार थी वहां पर उसने एक पूरी चाल के साथ इनको कराया। ये तमाम तरह के आरोप शेख हसीना की तरफ से लगाए गए हैं। तो शेख हसीना जाहिर सी बात है कि वो भारत में शरण लिए हुए हैं, और जिस तरह से हमने अगस्त में 2024 में उनके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था और जनता या खासतौर पर जो युवा थे वो सड़कों पर उतर गए थे, उसके बाद से ही शेख हसीना के जो भी बयान है हम देखते हैं कि यूनुस सरकार जो अंतरिम सरकार है उसके खिलाफ आते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और तमाम देशों से जो भी राष्ट्राध्यक्ष है या जो भी अलग अलग देशों से तमाम लोग बधाई भी दे रहे हैं बांग्लादेश में इस चुनाव को लेकर, बीएनपी की जीत को लेकर, तो यकीनन इनको तस्लीम करना पड़ेगा इन आंकड़ों को। और भारत ने भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी अब इस जीत को स्वीकार किया गया है, और नरेंद्र मोदी की तरफ से यकीनन भारत और बांग्लादेश के जो दरमियान रिश्ते हैं उनको और ज्यादा बेहतर बनाने की बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है ये तो चलते रहेंगे राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये बात सच है कि बीएनपी को भारी समर्थन बांग्लादेश की जनता का मिला है, और चुनाव के दौरान जो भी प्रचार किया गया उस पर भरोसा जताया गया। और मैंने बताया जिस तरह से फैक्टर, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हिंदू हो, तमाम लोगों का वोट एक तरफा पड़ता नजर आया बीएनपी के पक्ष में, खासतौर पर जो महिलाओं को लेकर, क्योंकि एक भी टिकट जमात की तरफ से किसी महिला को इस चुनाव में नहीं दिया गया था। तो खुद सोचिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर अगर जमात आती तो महिलाओं की रहती, ये एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा हालांकि बीएनपी की बात करें तो बीएनपी ने भी एक बहुत बड़ा कोई ऐसा नेतृत्व या ऐसी भागीदारी महिलाओं को वहां पर नहीं दी। कुल जो अगर टिकटों की हम बात करते हैं तो सिर्फ 3.77%, यानी कि सिर्फ इतनी कम जो भागीदारी है वो महिलाओं को वहां पर मिली है। हालांकि ये भी है कि इनडायरेक्टली 50 महिलाएं संसद में पहुंचती है, वहां पर वो आरक्षण उनको मिला हुआ है। लेकिन जब आप चुनाव में होते हैं तो आपको टिकट देकर जनता के बीच महिलाएं अगर ज्यादा आए और वो चुनकर संसद जाए तो उससे उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है, या आत्मविश्वास उनका ज्यादा रहता है काम करने का। इन पार्टियों ने इन तमाम चीजों का ख्याल बांग्लादेश में नहीं रखा, इन कम से कम चुनाव को देखकर लगता है। लेकिन फिर भी महिलाओं का वोट जमात के मुकाबले बीएनपी को सबसे ज्यादा मिला है, ये चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो फैक्टर हमें दिखाई दिया, जो आंदोलन वहां पर हुआ था, युवा सड़कों पर उतरे थे शेख हसीना के खिलाफ, उस वक्त उस आंदोलन से निकली हुई जो पार्टी थी एनसीपी, जिसने बाद में जमात के साथ गठबंधन भी कर लिया, उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है वहां की जनता का। उसके जो अध्यक्ष है वो जरूर जीत गए हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो हार गए। इसी तरह से शफीकुर रहमान जो जमात के चीफ है वो जरूर सीट जीत गए, लेकिन उनके कई बड़े जो नेता है वो चुनाव हार गए। तो युवाओं का साथ भी जमात को नहीं मिला, एनसीपी को नहीं मिला। इसके अलावा जब एनसीपी ने जैसे ही जमात के साथ गठबंधन किया था, बहुत सारी जो महिलाएं थी जो एनसीपी से जुड़ी हुई थी, इस पूरे आंदोलन में वो साथ रही थी। युवा जो महिलाएं थी, खासतौर पर जो लड़कियां थी, उन्होंने भी एकदम से एनसीपी का साथ छोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जमात पर उनका भरोसा नहीं था, और यही वजह रही कि बीएनपी को इतनी प्रचंड जीत बांग्लादेश में इतनी प्रचंड जीत मिली है, तारिक रहमान को इतनी बड़ी जीत मिली है, और बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत लोगों पर आपके भरोसे को दिखाती है, ये जीत लोगों पर आपका भरोसा दिखाती है, बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन शोएब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्या बांग्लादेश भी आगे बढ़ाएगा? क्या बांग्लादेश भी भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए पहल करेगा, या फिर अभी वक्त लगेगा? अभी देखना होगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी कि क्या बांग्लादेश भारत के टूवर्ड्स अपनी जो रुख है उसको बदलेगा या वैसा ही अभी रहेगा? देखिए, खास तौर पर अगर पड़ोसियों की बात करते हैं बांग्लादेश की, तो हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पड़ोसी है। बांग्लादेश को इस बात का पता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जब यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर 14 महीने की थी, उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा दखल वहां देने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, और उसका जो असर है वो कई जगहों पर दिख भी रहा था बांग्लादेश में। लेकिन जिम्मेदारी यही है कि एक
तरक्की करता हुआ देश था बांग्लादेश। सबने देखा कि शेख हसीना सरकार में किस तरह से जो जीडीपी थी, जो बिजनेस था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किस तरह से तमाम चीजें लेकर बांग्लादेश चल रहा था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना वहां से हटती है तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब चूंकि चुनी हुई सरकार वहां पर बनी है, कई तरह के आरोप भले ही हो कि और ये बड़ी बात भी है कि अवामी लीग को आपने बैन कर दिया और उसके बाद आपने चुनाव कराया, जबकि होना यही चाहिए था कि जनता अगर किसी पार्टी को बाहर करती तो कम से कम वो मान्य भी होता कि जनता ने इस पार्टी को बाहर किया, उसको वोट नहीं दिया। लेकिन आपने एक साजिश के तहत अवामी लीग को वहां पर बैन कर दिया, उसने चुनाव ही नहीं लड़ा। तब भी अब तारिक रहमान के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि वो कैसा बांग्लादेश चाहते हैं, एक ऐसा पड़ोसी जो मजबूत भी है भारत और कई राज्यों से उसकी सीमाएं लगी हुई है। आप किसी भी तरह से तो बिजनेस का मामला हो या दूसरे तमाम क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत की जरूरत बांग्लादेश को पड़ेगी, ये बांग्लादेश भी जानता है। अब जिम्मेदारी उन्हीं की है। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोस में शांति हो, रिश्ते अच्छे रहे, तमाम चीजें। तो तारिक रहमान किस दिशा में लेकर बांग्लादेश को चलते हैं, एक कट्टरपंथी बिल्कुल ये आगामी आने वाले वक्त में चीजें साफ होंगी। आपने सीमा का जिक्र किया, 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर दोनों देश शेयर करते हैं। भारत और बांग्लादेश में कारोबारी रिश्ता भी है और अगर हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो 9% हिंदू बांग्लादेश में है जो अल्पसंख्यक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शोएब यही बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की डिप्लोमेसी के तौर पर जो बधाई संदेश प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री के लिए भेजा है, क्या इससे चीजें बदलेंगी? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकेंगे? क्योंकि आज तो इनकी तरफ से एक सर्वधर्म प्रार्थना का भी कॉल दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हम जीत सेलिब्रेट नहीं करेंगे लेकिन एक सर्वधर्म प्रार्थना जरूर होगी। क्या ये संकेत है? बिल्कुल, देखिए ये सुबह बहुत जल्दी एक बीएनपी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि किसी भी तरह का जो जीत का जश्न है वो नहीं मनाया जाएगा। इसकी दो वजह है। एक तो ये कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से वहां पर आंदोलन हुए, तमाम चीजें, तो बीएनपी को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर जश्न मनाने सड़कों पर लोग उतरे तो इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो जाए और जो जीत की खुशी है वो कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए। दूसरा, खालिदा जिया का निधन हाल ही में हुआ है, इन चुनाव से ठीक पहले। तो उन तमाम चीजों को लेकर भी बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि आज जुमे का दिन भी है तो मुस्लिम मस्जिदों में नमाज पढ़े, दुआ करें और तमाम जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मंदिर, चर्च, उन तमाम जगह पर जाकर पूजा और प्रार्थना करें और खालिदा जिया की आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करें या दुआ करें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अभी 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है बीएनपी इस जीत को लेकर। पूरी जो भी उनका जो भी रद्द अमल है, जो भी प्रतिक्रिया है वो भी रखी जाएगी। तारिक रहमान क्या कहेंगे, इन तमाम चीजों को बताने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। तो 11:30 बजे का भी इंतजार करना होगा। जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है बीएनपी। इसके अलावा जिस तरह से जश्न न मनाने की बात कही गई है तो इसको दोनों ही फैक्टर से देखा जा रहा है। तो खालिदा का चूंकि निधन हुआ है हाल ही में, उनकी आत्मा की शांति के लिए बात कही जा रही है कि आप प्रार्थना और दुआ कीजिए। शोएब, देखना होगा कि तारिक रहमान कहते भी क्या हैं और इसके साथ साथ भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर क्या वो इस 11:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयान देते हैं, क्योंकि भारत एक मजबूत पड़ोसी देश है और भारत की जरूरत जाहिर तौर पर बांग्लादेश को फ्यूचर में पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए।